स्वागत है दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का हमारी इस क्लास में। हम लोग कक्षा 12 के मैथ विषय के अनसॉल्व्ड को हल कर रहे थे। अब तक दो पार्ट की वीडियो में हम लोगों ने 6वें का गा प्रश्न हल कर लिया था। अब बारी है 6वें के घा प्रश्न की। तो चलिएगा पढ़ते हैं 6वें का घा। यदि a बराबर cos थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा cos थीटा, तो सिद्ध करना है a की पावर n बराबर cos n थीटा साइन n थीटा माइनस के साइन n थीटा cos n थीटा, जहाँ n का मान किससे संबंधित है? नेचुरल नंबर यानी प्राकृत संख्या से संबंधित है। तो इस प्रश्न के हल करने का जो तरीका है वो एक गणितीय आगमन का सिद्धांत क्लास 11 का एक चैप्टर है, उसके बेस पर किया जाएगा। गणितीय आगमन का सिद्धांत 3 चरणों में होता है। पहले हम लोग n बराबर 1 के लिए कथन को दिखाएंगे कि सत्य है, फिर n बराबर k के लिए मानेंगे कि कथन सत्य है, पुनः n बराबर k+1 तीसरे चरण में n बराबर k+1 के लिए दिखाएंगे कि हमारा ये कथन सत्य हुआ है। तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं बिना विलंब के। प्रश्न हमारा है a की पावर n, जिसे प्रूव करना उसे लेकर चलना है। cos n थीटा साइन n थीटा माइनस के साइन n थीटा cos n थीटा। हम लोग बात करते हैं चरण नंबर 1 में। पहले जो होता है n बराबर 1 के लिए, तो n बराबर 1 के लिए क्या आने वाला है? a की पावर n की वैल्यू 1 हो जाएगी, 1 लिख नहीं है, समझिएगा। a cos n की वैल्यू 1, तो cos थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा cos थीटा। फिर क्या करते हैं चरण नंबर n बराबर 1 जब रखा चरण नंबर 1 स्टेप नंबर 1 में, तो ये a की पावर n की वैल्यू से जो a आया है, a की वैल्यू भी हमारे प्रश्न में इतना ही दे रखा है, तो हम कह सकते हैं कि n बराबर 1 के लिए हमारा कथन सत्य है। तो n बराबर 1 के लिए कथन सत्य है। अब हम लोग बात करने वाले हैं चरण नंबर 2। माना n बराबर k के लिए जो कथन है वो सत्य है। अगर बेटा n बराबर k के लिए हम कथन सत्य मानते हैं तो क्या होता है देखते हैं। तो हमारा जो a की पावर k है n की जगह पर, वो a की पावर k बन जाएगा। cos जहाँ n है वहाँ k थीटा साइन k थीटा माइनस साइन k थीटा और cos k थीटा। अब क्या करते हैं, तीसरे चरण पर आते हैं और चरण नंबर जो 3 है वो लिखते हैं कि सिद्ध करना है n बराबर k+1 के लिए कथन सत्य है। अगर n बराबर k+1 के लिए कथन सत्य, अर्थात क्या आना चाहिए? अर्थात जो हमारे पास a की पावर जहां n है वहां पर k+1 इक्वल टू cos k+1 इंटू थीटा साइन k+1 इंटू थीटा माइनस साइन k+1 इंटू थीटा इंटू cos k+1 इंटू थीटा। ये आपका आना चाहिए इतना। तो चलिएगा क्या करते हैं, अपने इस लाने वाले क्वेश्चन का हम लोग बायां पक्ष ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। क्या लिखा है? a की पावर k+1। a की पावर k+1 को क्या लिखा जा सकता है? a की पावर k इंटू a, आधार बराबर घाते जुड़ेंगे, पुनः a की पावर k+1 आ जाएगा। a की पावर k+1 लेफ्ट हैंड था, a की पावर k की वैल्यू पुटअप करते हैं, अभी निकाला था। cos k थीटा साइन k थीटा माइनस साइन k थीटा और cos k थीटा। आगे a की वैल्यू पुटअप करेंगे, cos थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा cos थीटा। अब इसका मल्टीप्लाई करवा देते हैं। cos k थीटा ये वाली पंक्ति को ये वाले स्तंभ से मल्टीप्लाई होगा, तो cos k थीटा और साइन k थीटा को करेंगे साइन थीटा में, cos k थीटा को cos थीटा में, और ये वाला सेकंड वाला सेकंड से होगा माइनस साइन k थीटा इंटू साइन थीटा। क्या करते हैं, अभी यही वाली पंक्ति को सेकंड स्तंभ में मल्टीप्लाई करना है, तो cos को साइन में करेंगे, साइन इंटू cos बोलिएगा या cos इंटू साइन, साइन थीटा cos k थीटा, और ये साइन k थीटा को cos में करना है प्लस cos थीटा इंटू साइन k थीटा। अब सेकंड वाले पंक्ति को स्तंभ में मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस के साइन k थीटा को cos
के थीटा में मल्टीप्लाई माइनस के साइन के थीटा इंटू कास थीटा, कास के थीटा को साइन थीटा में करेंगे माइनस कास के थीटा इंटू साइन थीटा, और लास्ट मल्टीप्लाई इस पंक्ति को इस स्तंभ से करेंगे तो माइनस साइन के थीटा इंटू साइन थीटा प्लस कास के थीटा इंटू कॉस थीटा। क्या हो जाएगा बेटा, देखिएगा आखिरी काम इधर लिख देते हैं, ये वाला कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी का फार्मूला बना रहा, और हम सभी साथी जानते हैं कि कॉस ए कॉस बी माइनस के साइन ए साइन बी किसका प्रसार है, कॉस ए प्लस बी का। तो इस फार्मूले के बेस पर अगर इस क्वेश्चन को देखेंगे तो ये जो हमारा लिखा हुआ है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी की तरह लग रहा है। ए की वैल्यू के थीटा है और बी की वैल्यू थीटा है, तो कॉस ए प्लस बी, ए का मतलब के थीटा और बी की वैल्यू थीटा। यहां तक प्रसार का मान इतना हो गया। आगे साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी का फार्मूला बना रहा है, तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी का फार्मूला होता है साइन ए प्लस बी। ए का मतलब थीटा या के थीटा और प्लस बी ये। इधर आते हैं, इसमें माइनस कॉमन ले लेते हैं, डायरेक्टली समझेंगे। माइनस कॉमन लेने से यहाँ प्लस हो जाएगा, तो साइन के थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस के थीटा साइन थीटा, जब माइनस कॉमन लेंगे साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी बनेगा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी का फार्मूला हो जाएगा के थीटा प्लस थीटा। और आखिरी वाला इस कॉस को पहले मानेंगे प्लस वाले को और माइनस वाले को बाद में, तो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी अभी हम लोगों ने जाना था। कॉस ए प्लस बी का फार्मूला होता है के थीटा और प्लस थीटा। फिर कितना हो जाएगा, इसमें थीटा कॉमन ले लीजिएगा पहले चाहे बाद में, तो कॉस के प्लस 1 इंटू थीटा साइन के प्लस 1 इंटू थीटा माइनस साइन के प्लस 1 इंटू थीटा और कॉस के प्लस 1 इंटू थीटा। ये जो लेफ्ट हैंड साइड आप लेकर के हल कर रहे हैं, समझ रहे हैं, इसमें पूरा देखा गया है कि ये वाला इतने की जो वैल्यू आई है इतने की इक्वल आई है, यानी इक्वल टू आरएचएस आप लिख देंगे। अतः गणितीय आगमन सिद्धांत से हमारा जो कथन है वो सत्य है। अतः गणितीय आगमन सिद्धांत से कथन सत्य है, ध्यान से कथन सत्य है। ये इस प्रश्न के हल करने का तरीका है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। 5 नंबर में आखिरी प्रश्न है ये। एक प्रश्न को ए तथा बी द्वारा स्वतंत्र रूप से हल करने की प्रायिकताएं क्रमशः 1/2 और 1/3 है। यदि दोनों स्वतंत्र रूप से प्रश्न हल करने का प्रयास करते हैं तो पहला पार्ट है उनमें से कोई प्रश्न हल ना कर पाए, दूसरा पार्ट है कम से कम एक उसे हल कर ले, ए कर ले या बी कर ले या दोनों भी कर लें, की प्रायिकता बतानी है। तो चलिएगा, प्रायिकता का बढ़िया क्वेश्चन आया है। ए और बी जब स्वतंत्र रूप से प्रश्न हल करते हैं तो उनकी प्रायिकताएं आपको दे रखी हैं। तो चलिएगा, अंगा नंबर हम लोग शुरू करते हैं। ए द्वारा प्रश्न हल करने की प्रायिकता, तो ए द्वारा जो प्रश्न में आपको दे रखा है हल करने की प्रायिकता, ए द्वारा प्रश्न हल करने की प्रायिकता प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, वह कितना दे रखा है 1/2, तो इक्वल टू 1/2। अब बी द्वारा करेंगे, बी द्वारा प्रश्न हल करने की प्रायिकता प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्रश्न में दे रखा है 1/3। अब आपको कोई प्रश्न ना हल कर पाए, ना ए कर पाए और ना बी कर पाए, तो लिखते हैं पहला पार्ट, जब ए व बी में कोई प्रश्न हल ना कर पाए, प्रश्न हल ना कर पाए तब प्रायिकता, तो क्या होगी प्रायिकता, ना ए कर पाए और ना बी कर पाए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश, ए ना कर पाए और इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश, बी ना कर पाए। तो पी ऑफ ए अगर इतना है तो पी ऑफ ए डैश जानते हैं पूरा घटना 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए होगा, और पी ऑफ बी डैश की जगह पर अगर हम बात करेंगे तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होगा, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1/2 है और 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2 1 जा 2 और -1 1/2 हो जाएगा, और 3 और उधर माइनस के 1 2/3,
2 से 2 कैंसिल आउट, 1/3। तो हमारे पहले प्रश्न का जो जवाब आया है वह ये आया है कि जब कोई प्रश्न हल ना कर पाए तो उसकी प्रायिकता कितनी आएगी, 1/3। और दूसरे पार्ट को देखते हैं जरा क्या कह रहा है। दूसरा पार्ट ये लिखा हुआ है कि कम से कम एक उसे हल कर ले। तो जब कम से कम एक उसे यानी प्रश्न को हल करे या कर ले तब प्रायिकता, कम से कम एक हल कर ले, यानी ए हल कर ले बी ना कर पाए। ऐसा भी हो सकता है, या एक तो घटना ये होगी, या ऐसा भी हो सकता है या के लिए यानी योग की हम बात करते हैं, और गुणन के लिए और के लिए हम लोग गुणन की बात करते हैं। ए ने किया है, बी ने नहीं किया है। इस बार हो सकता है बी ने कर लिया हो और ए ने प्रश्न को हल ना किया हो। और तीसरी कंडीशन हो सकती है कम से कम एक, यानी दोनों भी प्रश्न हल कर सकते हैं, ए वाले ने भी कर लिया है और बी वाले ने भी कर लिया है। वैल्यू पुटअप कर देते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन है 1/2, बी डैश निकाला है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश, इस वैल्यू को समझ लेंगे आप डायरेक्टली, 2/3 के इक्वल है, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अभी रखा गया यहाँ पे 1/3, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश, ए से ए डैश निकाला हम लोगों ने 1/2 आया है, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 1/3। मल्टीप्लाई करेंगे कैंसिल आउट हो जाएगा, पर सबका डिनोमिनेटर सेम रहने दीजिएगा। 2/6, 1/6, 1/6, ये टोटल डिनोमिनेटर सेम है, 4/6, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6। तो सेकंड वाले प्रश्न का आंसर जो आएगा बेटा, कम से कम एक उसे हल कर ले, उसकी प्रायिकता 2/3 हो जाएगी। उम्मीद है आपको प्रश्न समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग बात करेंगे 8 नंबर के लिए प्रश्नों के। तो उसमें 7वां प्रश्न क्या लिखा है, कोई एक करना रहेगा आपको। यदि आव्यूह कैपिटल ए दिया है तो 1 1 3 1 3 -3 आव्यूह में -2 -4 और -4, अगर इतना है तो ए इनवर्स आपको बताना है। 3x3 की ये मैट्रिक्स है, ए इनवर्स बताना है। इनवर्स निकालने का तरीका एकदम से पता होना जरूरी है, क्योंकि इससे रिलेटेड आपका एक प्रश्न आएगा, या तो आपको आव्यूह विधि से हल करने वाला प्रश्न आएगा और या तो यहां से इनवर्स निकालना। तो चलिएगा बात शुरू करते हैं 7वें के का की। क्या लिखा है, a इज इक्वल टू 1 1 3 1 3 -3 -2 -4 और -4, ए इनवर्स बताना है। तो पहले इस आव्यूह का मापांक यानी सारणिक का मान निकालते हैं। इसके मॉड ऑफ ए, मॉड ऑफ ए अगर 0 के बराबर नहीं आएगा तो ए इनवर्स हमारा निकल पाएगा, यानी उसका अस्तित्व होगा। तो चलिएगा मॉड ऑफ ए कैसे निकलेगा, हम पहले इसका प्रसार कर लेते हैं इस आव्यूह का। तो 1 लेंगे, तो 1 लेने पर इधर के सामने वाले अवयव, इसके नीचे वाले अवयव कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो 3 -3 और -4 और -4 बचा। नेक्स्ट में पहले वाले पंक्ति का दूसरा वाला एलिमेंट है, तो माइनस के 1 की पावर i प्लस जे के अकॉर्डिंग इसको समझेंगे। ये प्रथम पंक्ति का प्रथम अवयव था, तो i की वैल्यू 1, j की वैल्यू 1, तो -1 की पावर 2 था, इसलिए इसको पॉजिटिव लिया गया है। सेकंड वाले में -1 की पावर i प्लस जे लगाएंगे, प्रथम पंक्ति और द्वितीय स्तंभ है, तो 1 + 2 3, -1 की पावर 3 की वैल्यू माइनस के आएगी, इसलिए सेकंड वाले के लिए माइनस लगा दिया। अब ये वाला कटा बीच का और इसके ये जो अवयव लिया उसके सामने वाले कटे, तो हमारा 1 -3 और -2 -4 बचा है। तीसरा वाला प्रथम पंक्ति का तीसरा एलिमेंट है, i का मान 1, j का मान 3, 4 आएगा, -1 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे +1 आएगा, प्लस आएगा, इसलिए इस 3 के पहले प्लस लगा दिया गया है। ये वाला 3 लिया तो ये कैंसिल आउट, ये तो क्या बचा 1 3 और -2 -4। क्या करते हैं, इसका प्रसार कर देते हैं, माइनस के 12 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस अपनी तरफ से और माइनस, तो -12। ये वाला -4, माइनस माइनस प्लस अपनी तरफ से माइनस, 3 दूनी 6, 3 4 एकन्नम 4 माइनस के, माइनस इधर माइनस हमारी ओर से प्लस के 6 हो जाएगा, 12 12 24 हो जाएगा, 6 4 10 और माइनस यहाँ लिखा प्लस के 10 हो जाएगा। और ये वाला आपके पास 6 से 4 जाएगा 2 और 2 तिहाई 6 कह दीजिएगा। इसको सबको जोड़ देते हैं,
ये वाला 24 माइनस में, 10 6 16, 16 4 20, 8 आ जाएगा आपका माइनस के। हमारा मॉड ऑफ ए यानी साबियू का जो मान आया है, यहाँ मॉड ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू 0, अतः ए इनवर्स का अस्तित्व है। अब हमको ए इनवर्स का जब अस्तित्व है यानी निकल पाएगा, तो ए इनवर्स निकालने का सूत्र पता होना चाहिए। ए इनवर्स बराबर क्या होता है बेटा, एडजॉइंट ऑफ ए बटे मॉड ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए यानी कि हम लोग पहले सहखंडस निकालेंगे। एडजॉइंट ए का मतलब उसका सहखंडस निकालना है। एडजॉइंट ए का सहखंडस निकालने के लिए काम क्या करते हैं, और मॉड ऑफ ए पहले ही निकाल चुके, तो ए इनवर्स के फार्मूले में रख देंगे। तो एडजॉइंट ऑफ ए सहखंडस निकालने के लिए क्या करते हैं, जो ये एलिमेंट दिए गए इनके हम सहखंड निकालते हैं। सहखंड निकालने के लिए पहले सहखंड निकालते हैं। तो ये वाले एलिमेंट का निकालते हैं, यानी इसको 1 को हम A11 कह सकते हैं स्मॉल में। ये A12 एक एलिमेंट है, या 1 का ऐसे बोल सकते हो। हम ऐसे लिखते हैं ये A11, जो ये वाला एलिमेंट A11, A12, A13, 21, 22, पहली पंक्ति का पहला अवयव, पहली पंक्ति का दूसरा अवयव, पहली पंक्ति का तीसरा, दूसरी पंक्ति का पहला। तो A11 का सहखंड। अब A11 का सहखंड समझना है, -1 की पावर i प्लस जे का मतलब 1 + 1, और आपको बिल्कुल जैसे अभी प्रसार किया तो वैसे ही कर लेना। ये वाला ऐसे सामने कटेगा, ये वाला ऐसा कटेगा, तो 3 - 3 -4 और +-4 बचेगा। तो जब ये कट जाएगा ऐसे, तो इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो -12 माइनस हमारी ओर से, माइनस माइनस तो प्लस हो गया, माइनस हमारी ओर से, तो -12 इधर हो गया, और फिर -12 और आप डायरेक्टली -24 भी कह सकते हैं। अब आगे आएंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे। -1 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लेंगे, और -12 और -12 मिलाकर -24। -1 को 2 बार करेंगे, +1 आएगा, यानी कुल मिलाकर के जो हमारी पहली वैल्यू आएगी वो माइनस की आ जाएगी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा शॉर्टकट करते हैं, आपने पहले में समझ लिया है। A12 का सेकंड करेंगे, -1 की पावर 1 + 2, यानी माइनस अपनी तरफ से लगाना होगा। A12 का मतलब इतने का निकालना है, तो ये वाला 1 ऐसे कट जाएगा, ये वाला सामने कट जाएगा। 1 - 3 -2 और -4 बचा है, मल्टीप्लाई करेंगे, -4 माइनस प्लस, अपनी तरफ से -4, और इधर आपके पास हो जाएगा -6, तो माइनस के 10 पर -1 की पावर i + j के अकॉर्डिंग माइनस और आ जाएगा, तो ये आपके पास जो वैल्यू आएगी A12 की वो 10 हो जाएगी। ऐसे A12 के बाद हम लोग A13 के बारे में बात करेंगे। तो A13 का सेकंड, A13 के लिए 3 के बारे में बात करेंगे। ये खत्म, इसके सामने खत्म, 1 3 -2 -4, तो -4 माइनस इधर, माइनस अपनी ओर से, प्लस -4 और -6 2 आएगा। इसकी वैल्यू प्लस के 1 आएगी जब हम -1 की पावर i + j करेंगे, तो यहाँ पर आपके पास हो जाएगा +2। A13 के बाद हम बात करेंगे A21। A21 का सेकंड निकालेंगे, दूसरी पंक्ति का पहला अवयव ये वाला, और आपके पास ये वाला खत्म हो जाएगा, तो -4 उधर आपके पास, और माइनस के माइनस मिला के +12, -4 और +12 आपके पास आ जाएगा, -4 + 12 8, लेकिन ये -1 i की पावर -1 की पावर i + j लगाएंगे, माइनस अपनी तरफ से, तो -8। ऐसे ही A21 के बाद आप A22 के बारे में बात करेंगे। तो A22 का सेकंड निकालेंगे, 2 आ जाएगा। ऐसे A23 का निकाल लेते हैं, तो 2 आ जाएगा। फिर तीसरी पंक्ति में आ जाएंगे A31, तो A31 का सेकंड निकाल लेंगे, तो ये वाली पंक्ति ये वाली कट जाएगी आपके पास स्तंभ, तो A31 का मान -6 आ जाएगा। फिर A32 के बारे में बात कर लेंगे, तो इसका हो जाएगा +2। जब हम लोगों ने इस प्रकार सहखंड निकाल लिए हैं, तो अब आप क्या करने वाले हैं, इसके आए हुए जो सहखंड हैं इनको अगर आपको नाम देना है, तो ये वाला कैपिटल A11 है, ये वाला कैपिटल A12 है, ये वाला कैपिटल A13 है, ये वाला सेकंड का कैपिटल A21, ये वाला A22, ये वाला A23, ये वाला ऐसे ही A11, ये वाला A12, ये वाला A13, ये वाला A21 22, ये वाला 23, इधर वाला आपका 31, ये वाला 32, और लास्ट आपके पास A33 की एक वैल्यू और आएगी,
ये वाला A32 जरा जब निकालेंगे तो प्लस के 6 आ जाएगा। A33 की वैल्यू कर लीजिएगा। A33 का जो शेखंड आएगा कैपिटल A33 होगा और वह प्लस के 2 आ जाएगा। इतने तो हम लोगों ने शेखंड निकाल दिए हैं। अब इस शेखंड से हमारा एडजॉइंट ए यानी शेखंड जाएगा। अब एडजॉइंट ए, तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालने का क्या तरीका है, जो आए हुए शेखंड है इनका परिवर्त निकाल देते हैं। पहला हमारा A11 आया है, फिर A12 आया है, फिर A13 इधर, फिर A21, फिर A22, A23, A31, A32, A33। इसका हम लोग परिवर्त कर देंगे, परिवर्त आव्यूह, तो हमको एडजॉइंट ए मिल जाएगा। वैल्यू पुटअप करते हैं। A11 अभी आपको निकाला गया है, माइनस के 24 आया है, और ये वाला माइनस के 10 आया है, फिर प्लस 2 आया है, माइनस 8 आया है, 2 आया है 2, और ये वाला माइनस के 6 आया है, प्लस 6 और ये 2। इसका परिवर्त निकालते हैं तो परिवर्त में क्या हो जाएगी, पंक्तियों को स्तंभ बना दिया जाएगा और स्तंभ को पंक्ति बना दिया जाएगा। तो ये -24, ये वाला -10 और प्लस 2, ये वाला -8, ये वाला प्लस 2, ये वाला प्लस 2, -6 और 6 और यहाँ पर 2। ये आपके पास एडजॉइंट आ गया है। अब हमको क्या करना है, ए इनवर्स बताना है। तो फाइनली लाइन अब ए इनवर्स बराबर, ए इनवर्स बराबर क्या फार्मूला होता है बेटा, एडजॉइंट ऑफ ए बटे मॉड ऑफ ए। मॉड ऑफ ए की वैल्यू प्रश्न में सबसे पहले ही आ चुकी है, कितना है -8, मॉड ऑफ ए नीचे है तो हम लिखते हैं -1/8, और एडजॉइंट ए की वैल्यू है -24, ये वाला -8, -6, -10, प्लस के 2, और इधर आपके पास 6, फिर ये वाला 2, फिर 2, फिर 2। क्या करें, अगर आप चाहें तो इस 8 से इसमें डिवाइड कर दीजिएगा तो आपका आंसर हो सकता है, अगर आप चाहें, जरूरी नहीं है। 8 × 24, माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, 3 आ सकता है। ऐसे इसको डिवाइड कर देंगे तो 1 आ जाएगा, फिर इसको कर देंगे, ये 6 माइनस माइनस प्लस 6/8, 2 से कटेगा, 2 × 4, 2 × 4 = 8। फिर ऐसे 10 को कर देंगे माइनस के 5/4 डिवाइड, फिर ऐसे ही 2 को 8 में कर देंगे -1/4, और फिर ऐसे ही माइनस के 3/4, और तीसरे वाले को अगर आप भाग करेंगे तो सब में ये -1/4, -1/4 और -1/4 आएगा। तो ये आपका फाइनल 8 नंबर का आया हुआ प्रश्न था। तो उम्मीद है कि ए इनवर्स निकालने का तरीका आपको समझ में आया होगा। एक बार आप थोड़ा सा अभ्यास बना लेंगे, कैलकुलेशन में थोड़ा सा ध्यान देना है, बाकी आपका अभ्यास बन जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। आइएगा और बात को आगे बढ़ाते हैं और ले चलते हैं आपको 7वें के खा की ओर। क्या लिखा है, निम्न समीकरण निकायों को आव्यूह विधि से हल करना है। 2x + 3y + 3z = 5, x - 2y + z = -4, 3x - y - 2z = 3। यह प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार का आपको हर एक सेट में क्वेश्चन लगभग देखने को मिलेगा 8 नंबर में, तो इसका कंप्लीटली अभ्यास हम लोगों को बना लेना है। चलेगा, 7वें का खा शुरू करते हैं। 7वें का खा प्रश्न है 2x + 3y + 3z = 5, और यह है x - 2y + z = -4, 3x - y - 2z = 3। ये वाला हमारा बेटा प्रारूप बना रहा है ax + b के रूप में, जहां इनको बताना होगा कि a कितना होगा, x कितना होगा, b। तो ax बराबर b से, x बराबर b में आप कह सकते हैं यहाँ a की वैल्यू x के, y के, z के जो मल्टीपल उनसे आव्यूह बनाएंगे। 2, 3, 3, x का फिर 1, फिर y का -2 और ये 1, यहाँ 3, -1 और -2। x के लिए हम बात करेंगे x = x, y, z, और b के लिए बात करेंगे b = 5, -4 और ये 3। अगर मैं x बराबर b में a की वैल्यू, x की वैल्यू और b, तो इसका मल्टीप्लाई करने पर सेम यही रिजल्ट ऊपर वाला आएगा। अब x बराबर b है, अगर इससे x बराबर b से हम लोग x बराबर पाना चाहें तो x बराबर हो जाएगा इधर आने से a इनवर्स b। एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सपोज कर लिया, आपने ये जान लिया है कि इस आव्यूह विधि से हल करने वाले में x बराबर जो आपके पास आने वाला a इनवर्स b से,
ए इनवर्स नजर आ रहा है, इसका मतलब इस प्रश्न में भी हमें पहले एडजॉइंट ऑफ ए निकालना पड़ेगा। एडजॉइंट ऑफ ए के लिए अभी हम लोगों ने तरीका जाना था, बिल्कुल वही तरीका को फॉलो करेंगे। तो चलिएगा शुरू करते हैं। पहले इस ए आव्यूह से मॉड ऑफ ए की वैल्यू की हम बात करेंगे। तो मॉड ऑफ ए 2 ले लेंगे, तो ये वाला सामने, ये वाला इधर 2 दूनी 4 और इधर एक माइनस माइनस प्लस, तो ये 5 हो जाएगा। फिर -3 हो जाएगा, पिछले में आपको बताया गया किस लिए माइनस हो जाता है। ये वाला 3 ले लेंगे, फिर ये सामने कट जाएगा, तो ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे -5 आ जाएगा। फिर 3 ले लेंगे, ये सामने कट जाएगा ये, और इधर भी 5 आ जाएगा। इसका पूरा कैलकुलेशन 10 माइनस माइनस प्लस और ये वाला प्लस इक्वल टू 40 आ जाएगा। मॉड ऑफ ए आ गया है। अब हम हमारे पास 9 जो एलिमेंट है इनके सहखंड निकालते हैं। तो लिखते क्या है, A11 का सहखंड, A11 का जो सहखंड आएगा वो कैपिटल A11 होगा संकेत में। और कैपिटल A11 के बारे में बात करेंगे तो बिल्कुल वैसे ही, ये 2 ले लेंगे, तो ये और ये सामने का कट जाएगा, तो इतने की वैल्यू 5 आ जाएगी। ऐसे ही A12 के बारे में हम बात करते हैं। A12 का बेटा जो सहखंड आएगा A12, इसमें -1 की पावर i प्लस j के अकॉर्डिंग माइनस वैल्यू आएगी। और इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे, ये वाला खत्म, ये वाला -2 -3 -5 माइनस, लेकिन इसकी वजह से और लगेगा, तो हमारे पास इसकी वैल्यू 5 आ जाएगी। तीसरे के लिए हम लोग बात करते हैं A13 के लिए। तो A13 का जो सहखंड होगा वो कैपिटल A13 आएगा। और कैपिटल A13 के बारे में बात किया जाए तो ऐसे ही निकालने से आपके पास 5 आ जाएगा। फिर बात करते हैं A21। A21 का सहखंड कैपिटल A21 होगा, उसकी वैल्यू 3। A22 के बारे में बात करेंगे, कैपिटल A22 आएगा -13। फिर A23 दूसरी पंक्ति के तीसरे अवयव का सहखंड A23, तो हमारे पास A23 की वैल्यू आ जाएगी 11। तीसरी पंक्ति का प्रथम एलिमेंट लेते हैं, A31 का सहखंड कैपिटल A31 होगा, और कैपिटल A31 की वैल्यू 9 होगी। और आगे बढ़ेंगे, A32 का सहखंड कैपिटल A32 और कैपिटल A32 1 हो जाएगा। फिर तीसरी पंक्ति के तीसरे अवयव को लेते हैं, 33 का सहखंड A33, ये हो जाएगा -7। सभी सहखंड आ गए हैं। अब हम लोग एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लेते हैं। तो एडजॉइंट ऑफ ए सहखंडज इस आव्यूह का, तो क्या होता है, अभी हम लोगों ने जाना कि जो सहखंड से आव्यूह बनेगा उसका परिवर्त होता है। A11, A12, A31, A21, A22, A23 और A31, A32, A33 का परिवर्त। वैल्यू पुटअप कर देते हैं। A11 की वैल्यू 5 और यहाँ भी 5 है, 3, 13, 11, 9, 1 और -7 का परिवर्त। इसके परिवर्त का मतलब पंक्ति को आप स्तंभ बना देंगे, या स्तंभ को और स्तंभ को पंक्ति, उसका मतलब वही है। 5, ये वाला 3 -13 और ये वाला 11, 9, 1 और -7। ये हमारे पास अब तक क्या आ गया बेटा, एडजॉइंट ऑफ ए आ गया है। अब हम लोगों को इक्वेशन 1 में पता है कि जो x बराबर है वह ए इनवर्स वहां लगता है, तो अब आप ए इनवर्स ज्ञात कर लीजिएगा। ए इनवर्स बराबर फार्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ए बटा मॉड ऑफ ए। मॉड ऑफ ए हर में है, तो मॉड ऑफ ए की वैल्यू आ चुकी है 1/40। एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू पुटअप कर देंगे, 5, 3, 9, 5 -13 + 1, 5, 11 और -7। ए इनवर्स आ गया है। जो हमारे फार्मूले में जितने चीज लगने उतना आपने निकाल के रख लिया है। अब आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट में चलकर वैल्यू पुटअप कर दीजिएगा और आपका आंसर आ जाए x बराबर ए इनवर्स बी से। तो चलिएगा लिखते हैं क्या है, समीकरण 1 से। समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या था, x बराबर ए इनवर्स बी। x के नीचे हम लोगों ने जाना था प्रारंभ में, x का मतलब x y z है। ए इनवर्स आप लोगों ने अभी पाया है। ए इनवर्स बराबर है 1/40। 1/40 आव्यूह के अंदर आपके पास 5, 3, 9 और ये 5 -13 + 1 और तीसरी वाली पंक्ति 5, 11 और -7। बी की वैल्यू प्रश्न में आपने पहले से अलग कर लिया था, 5, -4 और +3। अब क्या करना है,
इधर वाला 1/40 पड़ा रहने दीजिएगा। अंदर आप जो दो आव्यूहों का गुणा जानते हैं, ये 3x3 की है और ये वाला आपके पास 3x1 का मल्टी है, आव्यूह है। तो इस वाले पंक्ति को इस वाले स्तंभ से मल्टीप्लाई करते हैं। 5 को 5 में करेंगे 25 और 3 को 4 में करेंगे 12 और 9 त्रिक 27। फिर द्वितीय पंक्ति को करेंगे 5 पचाम 25, 13 चौके 52 और ये 3 एकन्नम 3, 5 पचाम 25 और 11 चौके 44, 7 त्रिक 21। इधर आपके पास एक्स वाई जेड चल ही रहा है इक्वल टू 1/40। इसको ऊपर वाले को पूरा जोड़ेंगे, 25 और 27 को 52, 52 से 12 घट जाएगा 40। ऐसे बेटा इसको अगर हम पूरा ऐड कर लेंगे तो ये वाला 80 और ये वाले में अगर हम 44 और 21 को जोड़ देंगे, माइनस माइनस जुड़ जाएगा और इससे घटाएंगे तो माइनस के 40। अब ये 40 अपान में, तो इस 40 को अंदर डिवाइड कर दीजिएगा, तो 1 2 -1। इधर क्या लिखा, एक्स वाई जेड, दोनों और तुलना करेंगे तो x का मान 1 आ जाएगा, y का मान 2 आ जाएगा, z का मान -1। ये आए हुए वैल्यू को अगर आपको जांच करना है पेपर में, थोड़ा सा रफली आप चेक कर लेना इनके तीनों इक्वेशनों में कहीं भी, या तीनों में आप रफली रख के चेक कर लेना। इसमें एक्स वाई जेड की वैल्यू रखने से आपको 5 आनी चाहिए, इसमें -4, इसमें 3, इसी में भी रखकर आप चेक कर लेंगे तो आएगा। तो ये आपके 7वें का खा प्रश्न था, अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था। चलिएगा अब बात को और थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और 8वें प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। 8वां प्रश्न हमारा क्या लिखा है, 8वें का अवकल समीकरण को हल करना है। अवकल समीकरण का प्रश्न है tan इनवर्स y माइनस के एक्स इंटू डी वाई इज इक्वल टू 1 + y² dx। क्या करना है, tan इनवर्स y माइनस एक्स, प्रश्न को लिखते हैं dy इक्वल टू 1 + y² dx दिया है। कई हमारे प्रारूप के सवाल हैं अवकल समीकरण में, तो उनमें से अगर हम कोशिश करते हैं, y वाला y की ओर अकेले जा नहीं सकता क्योंकि प्लस के साथ लगा है, तो अभी अगर हम dy/dx को एक तरफ लाते हैं तो क्या मिलता है, 1 + y² और अपान में tan इनवर्स y माइनस एक्स। अब आपके पास जो अवकल समीकरण, रैखिक अवकल समीकरण का मानक समीकरण होता है dy/dx + py = q, उससे अगर हम बनाने की कोशिश करेंगे तो ये वाला अगर अलग अलग अभी करेंगे तो y और x दोनों साथ में हो नहीं पाएगा। तो इसको थोड़ा सा हम पलटते हैं, या dx बटे, अगर हम dy की बात करते हैं तो dx बटे dy इज इक्वल टू कितना होने वाला है, tan इनवर्स y माइनस एक्स बटे 1 + y²। जरा अलग अलग करते हैं। अब ऊपर जो हमारे न्यूमरेटर में दो पद हैं, tan इनवर्स y बटे 1 + y² माइनस एक्स बटे 1 + y², ये dx बटे dy चल रहा है। इस dx बटे dy को वैसे ही लिखा, ये वाला x इधर बुला लाए, x बटा 1 + y² इक्वल टू tan इनवर्स y बटे 1 + y² की तुलना करते हैं। हमारे पास अवकल समीकरण का जो रैखिक अवकल समीकरण का मानक रूप है dx/dy + px इक्वल टू q से करने पर, तो चलेगा। इससे तुलना करते हैं तो क्या मिलने वाला है, x का मल्टीपल p है, यहाँ x का मल्टीपल ढूंढते हैं, p इक्वल टू 1/1 + y²। q हमारा पूरा पूरा y के रूप में है, tan इनवर्स y बटे पूरा tan इनवर्स y बटे 1 + y²। p और q छांट लिया है। अब हम लोग इसमें रूल पता है ही है कि जब इस प्रकार का प्रश्न आएगा तो हमें अवकल गुणांक यानी इंटीग्रल फैक्टर IF निकालना पड़ेगा। IF निकालने का फार्मूला है, जब dx/dy हो तो e की पावर समाकलन आप p dy, मान भर देते हैं e की पावर 1/1 + y² dy। 1/1 + y² हमारा क्या है, tan इनवर्स y। ये हमारा IF आ चुका है, इंटीग्रल फैक्टर यानी कि आपके पास समाकल गुणांक। अब इंटीग्रल फैक्टर आने के बाद हम लोग क्या करते हैं, आप सीधे सीधे हल की बात कर देते हैं कि क्या फार्मूला होता है हल के लिए, और हमारा ये 8 का जो का प्रश्न है ये 8 नंबर का हो जाएगा। तो चलिएगा हल के लिए बात करते हैं। हल, अगर dy/dx + py होता है, dy/dx + py इक्वल टू q, तो इसका हल होता है y इंटू इंटीग्रल फैक्टर। अगर dx बटे dy है तो x इंटू इंटीग्रल फैक्टर इक्वल टू समाकलन ऑफ q इंटू इंटीग्रल फैक्टर ऑफ, यहाँ पर फिर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। इधर अगर y होता तो dy/dx वाला रूप, तो y इंटू इंटीग्रल फैक्टर इक्वल टू q इंटू इंटीग्रल फैक्टर ऑफ dx होता है। यहाँ पर आपके पास dy होगा प्लस c, ये आपका फार्मूला है।
वैल्यू पुटअप करते हैं, x की जगह पर x है, इंटीग्रल फैक्टर अभी आया है e की पावर tan इनवर्स y और इक्वल टू q की वैल्यू हमारे प्रश्न में आ चुकी है tan इनवर्स y और बटे में 1 प्लस वाई स्क्वायर। इंटीग्रल फैक्टर की वैल्यू हमें पता है e की पावर tan इनवर्स y और आगे dy प्लस c। इधर में कुछ करना नहीं, इसको तो ऐसे उतारते चले जाएंगे, x e की पावर tan इनवर्स y, इसमें हम लोग लेट कर लेते हैं, इस पावर के ऊपर लिखा tan इनवर्स y, लेट अगर tan इनवर्स y को t मान लेते हैं, इसका डिफरेंशिएट करवा देते हैं हम लोग, तो tan इनवर्स y का डिफरेंशिएशन अवकलन हो जाएगा 1/1 प्लस वाई स्क्वायर, y के रिस्पेक्ट में कर सकते हैं, तो ये वाला tan इनवर्स y का y के रिस्पेक्ट में इतना हो जाएगा और इसका हो जाएगा dt बाई dy। यहाँ से आप चाहे केवल dy बचा दीजिएगा और चाहे आप 1/1 प्लस वाई स्क्वायर dy, दोनों सही है। dy इक्वल टू कितना आएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू dt। वैल्यू पुटअप करते हैं, tan इनवर्स y की वैल्यू t इंटू ई की पावर tan इनवर्स y की वैल्यू t, अभी नीचे 1 प्लस वाई स्क्वायर पड़ा रहने देते हैं, dy की वैल्यू है 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू dt। ये आपका 1 प्लस वाई स्क्वायर से 1 प्लस वाई स्क्वायर ढनंग गया, तो x e की पावर tan इनवर्स y इज इक्वल टू क्या बचा t e की पावर t dt प्लस c। ये पुनः t की पावर t को देखेंगे तो दोनों हमारे पास t वाले पद हैं, यानी ये खंडशः समाकलन के इसे पहला मान देते हैं, जब t की पावर t के रूप में दोनों का समाकलन हमें आता हो तो, और x की पावर n के रूप में हो तो x वाला, x की जगह यहाँ t लिखा है, इसे पहला मानना चाहिए। तो x e की पावर tan इनवर्स y इज इक्वल टू पहला, पहले का मतलब t, दूसरे का समाकलन माइनस पहले का अवकलन, दूसरे का समाकलन, देन पूरे का समाकलन। कितना आ जाएगा, इधर कुछ करना नहीं, x e की पावर tan इनवर्स y, t e की पावर t का इंटीग्रेशन e की पावर t होगा, dt बाई dt यानी t के सापेक्ष डिफरेंशिएशन 1 आएगा, इसका e की पावर t और बाहर पूरे का dt प्लस c। x e की पावर tan इनवर्स y इक्वल टू t e की पावर t, 1 का मल्टीप्लाई कोई मतलब नहीं है, यानी e की पावर t आएगा और e की पावर t का पुनः भी एक बार समाकलन करेंगे तो e की पावर t आ जाएगा और प्लस c लिखा है। उधर आप चाहें तो e की पावर t कॉमन ले लीजिएगा, t माइनस 1 प्लस c, x e की पावर tan इनवर्स y। क्या करते हैं, t की वैल्यू को लेट किया गया था तो उसकी वैल्यू वापस करवा दीजिएगा, x e की पावर tan इनवर्स y इक्वल टू t की वैल्यू है tan इनवर्स y, t की वैल्यू tan इनवर्स y और माइनस 1 प्लस c। आप इतने पर आंसर रोक सकते हैं या चाहें तो कैन कर सकते हैं कि दोनों ओर आप e की पावर tan इनवर्स y से भाग कर दीजिएगा। अगर हम भाग करते हैं तो क्या मिलेगा, दोनों ओर e की पावर tan इनवर्स y से भाग, तो ये e की पावर tan इनवर्स y को अगर हम भाग करेंगे तो x बचेगा, इस वाले टर्म में करेंगे तो tan इनवर्स y माइनस 1 बचेगा, प्लस इसको भाग करेंगे c अपान e की पावर tan इनवर्स y। इसे आप चाहें तो tan इनवर्स y ऊपर चला जाएगा तो c e की पावर माइनस के tan इनवर्स y हो जाएगा, तो x बराबर tan इनवर्स y माइनस 1 प्लस c e की पावर माइनस tan इनवर्स y। तो ये आपका फाइनल इस प्रश्न का आंसर हो सकता है। आपको अभ्यास बनाने हैं सभी प्रश्नों में, ये सब अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। ये अवकल समीकरण का भी एक प्रश्न आपको प्रायः हर सेट में देखने को मिलेगा। इसी में एक प्रश्न और लिखा है, कोई एक ही करना था, दूसरा भी अवकल समीकरण का ही प्रश्न है। अवकल समीकरण को हल करना है, dy बाई डी एक्स प्लस वाई बाई एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, y की वैल्यू 1 हो और x की वैल्यू 1 हो, यानी विशिष्ट हल बताना है। विशिष्ट हल में आपका जब x और y दिया है तो c की जगह पर कोई कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगी, c की जगह पर कोई गिनती के रूप में वैल्यू आएगी, इसमें आपके पास c ही रहता है। तो चलिएगा बिना विलंब शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। 8वें के खा को, 8वें का खा क्या लिखा हमारे पास, dy बाई डी एक्स प्लस वाई बाई एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये तो हमारा डायरेक्टली जो बहुत सारे प्रारूप उनमें से यही रैखिक अवकल समीकरण से पुनः मिल रहा है कि तुलना dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई। y आपके पास ये है, जो p और q होते हैं इस वाले dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई बराबर q के रूप में बेटा, इसमें p और q प्योर x के रूप में होने जरूरी है या तो वे कांस्टेंट के रूप में होने जरूरी हैं, अन्यथा उनकी इसकी तुलना फिर हो नहीं सकती इससे। dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई बराबर q से करने पर,
तो चलिएगा इससे तुलना करते हैं, क्या समझ में आ रहा है। y का मल्टीपल p, वहां y का मल्टीपल 1/x, इधर q इक्वल टू एक्स स्क्वायर, अभी आपने जाना था समाकल गुणांक, if निकालेंगे e की पावर p dx होगा, उतने समय y था क्योंकि dx बाई dy तुलना हो रही थी, e की पावर p dx का मतलब 1/x dx, e समाकलन यहाँ पावर पे लगा है, 1/x का समाकलन log x, और एक आपके पास ये लॉगरिथम के हिसाब से समझना है, e की पावर log x का जो मान होता है वो केवल x होता है, इसको बड़े आसानी से डेरिवेशन किया जा सकता है। e की पावर log x को t मानकर दोनों और log लेकर के हम लोग इसकी वैल्यू जान सकते हैं कि e की पावर log x का मान x होगा। तो यहाँ कितना आ जाएगा हमारे if का फाइनल मान, e की पावर log x का मान x होता है तो x आ जाएगा। if आ चुका, सीधे हल की ओर चलते हैं। हल क्या होगा, y इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर इक्वल टू समाकलन ऑफ q इंटू इंटीग्रेबल फैक्टर ऑफ dx प्लस c, वैल्यू पुटअप करते हैं और आंसर मिलता है y इंटू एक्स, क्यू की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास एक्स स्क्वायर, और if की वैल्यू x आ चुकी इंटू dx प्लस c, एक्स वाई कह सकते हो आप इसे x क्यूब dx प्लस c, ये वाला आपके पास x की पावर 4 समाकलन हो जाएगा y में 4 प्लस c, यही हमारे प्रश्न का आंसर होगा। अत्यंत ही छोटा प्रश्न था 8वें का था, लेकिन एक स्टेप जरा बढ़ाएंगे इसमें, हम थोड़ा सा ध्यान देना। y की वैल्यू 1 है, इसको एक क्वेश्चन नंबर 1 सपोज कर दे, थोड़ा लिखते हैं कि जब x बराबर, एक लाइन बढ़ा दीजिएगा, जब x बराबर 1 हो और y बराबर 1 हो, चाहे पहले y1 लिख दीजिएगा और बाद में x लिख दीजिएगा, तो देखते हैं c क्या रिजल्ट देने वाला है। x का मान 1, y का मान 1, x का मान 1, y में 4 प्लस c, 1 को 1 में मल्टीप्लाई 1/4 प्लस c, या नंबर को नंबर की तरफ कर दीजिएगा 1 माइनस 1/4 इक्वल टू c, c की वैल्यू आ जाएगी 4 एक अन्नम 4 एक 3/4। ये विशिष्ट हल आपका जो c का मान आ गया, इससे विशिष्ट हल निकलेगा, तो समीकरण 1 से जो हमारा हल आएगा वो कितना आ जाएगा, एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स की पावर 4/4, c का मतलब 3/4। आप चाहें तो उधर के दोनों में हर बराबर हैं तो एक बार लिख दीजिएगा एक्स वाई, आप चाहें तो क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं या इतने पर छोड़ सकते हैं। 4xy इज इक्वल टू एक्स पावर 4 प्लस 3, आपका ये फाइनल आंसर हो सकता है। 8 नंबर में यह भी प्रश्न था। अब 9 नंबर की ओर हम लोग बात करते हैं। 9वें का में भी लिखा है, 3 दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन आएंगे आपके पास, तीनों में आपके पास ऑप्शन रहेगा कि 2-2 प्रश्न रहेंगे दीर्घ उत्तरी में, इसमें से कोई एक करना है। तो 9वें का प्रश्न हमारे पास क्या लिखा है, मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है x dx 0 टू पाई इसके लिमिट है, x dx बटा a स्क्वायर cos स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर x। तो चलिएगा शुरू करते हैं। इस प्रश्न को हम i यानी इंटीग्रेशन मान के चलते हैं, i ऐसे प्रश्न एक बार लगाएंगे तो अभ्यास बनेगा। x dx बटे a स्क्वायर cos स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर x, ऐसा दिया है। अब इसमें बेटा जब तक हमारे पास x नहीं हटेगा तब तक हमारा इंटीग्रेशन होना थोड़ा मुश्किल है। तो x को खत्म करने के लिए हमारे पास प्रगुण है 0 टू a f ऑफ x dx इज इक्वल टू 0 टू a f ऑफ a माइनस x प्रगुण है, इसको लगाएंगे तो कितना बनने वाला है, i इज इक्वल टू 0 टू पाई, यहाँ पर जो फंक्शन है उसमें a माइनस एक्स लिखा है तो ये पूरा फंक्शन है, इसमें जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ पाई माइनस एक्स हो जाएगा। तो पाई माइनस एक्स बटे ए स्क्वायर कास स्क्वायर पाई माइनस एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर पाई माइनस एक्स, और आगे dx लिखा है। आई इज इक्वल टू 0 टू पाई माइनस एक्स रहने देते हैं, कास स्क्वायर में भी थोड़ा सा हटाते हैं, कास 180 माइनस थीटा, माइनस के कॉस थीटा होता है पर स्क्वायर लगा है तो सो पॉजिटिव हो जाएगा, कास स्क्वायर एक्स। इधर आएंगे बी स्क्वायर साइन 180 माइनस थीटा, साइन थीटा होता है स्क्वायर लगा है, साइन स्क्वायर थीटा, थीटा मतलब एक्स है। यहाँ इक्वेशन नंबर 2 सपोज करते हैं, इस वाले को इक्वेशन नंबर 1 सपोज करेंगे आप। समीकरण नंबर 1 और 2 को जरा जोड़ देते हैं, 1 व 2 को जोड़ने पर समीकरणों का जोड़ कैसे, लेफ्ट हैंड वाला लेफ्ट हैंड वाले से और राइट हैंड वाला राइट हैंड वाले से। तो इधर आई और ये वाला आई प्लस आई इक्वल टू 0 टू पाई एक्स डी एक्स बटे ए स्क्वायर कास स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस दूसरे वाले इक्वेशन को जोड़ेंगे 0 टू पाई माइनस एक्स बटा ए स्क्वायर कास स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स और आगे डी एक्स।
आपके दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, लिमिट कॉमन है, तो 0 टू पाई हर को एक बार लिखवा देते हैं, ए स्क्वायर कास स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, और न्यूमरेटर वाले को ऐड कर देते हैं एक्स, dx भी कॉमन है, एक्स प्लस पाई माइनस एक्स और यहाँ dx। एक्स एक्स धनंग गया, आई और आई मिलाकर 2i हो गया, 2i इक्वल टू पाई कांस्टेंट है, एक्स के इतर अलग कर लेते हैं, पाई 0 टू पाई, और ऊपर बचेगा dx बटे ए स्क्वायर कास स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। अब क्या करना है, अब आपके पास इस प्रश्न में इस प्रकार का जब प्रारूप होता है कि कास स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर हो, या केवल अकेले कास स्क्वायर हो या साइन स्क्वायर हो, तो उसमें आप अंश और हर में क्या करेंगे, कास स्क्वायर से भाग करेंगे। अंश व हर में रूल है, अंश व हर में कास स्क्वायर एक्स से भाग कर देते हैं। तो अगर अंश और हर में हम कास स्क्वायर एक्स से भाग करेंगे तो क्या मिलने वाला है, 2i इक्वल टू पाई 0 टू पाई, ये dx है अंश में, यहाँ 1 छिपा है, 1 बाई कास स्क्वायर एक्स लिख देते हैं एक बार, डायरेक्टली आप वहाँ कर सकते हो, 1 बाई कास स्क्वायर एक्स dx अपान ए स्क्वायर कास स्क्वायर एक्स अपान कास स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स अपान कास स्क्वायर एक्स। अभी कितना हो जाएगी वैल्यू, 2i इक्वल टू पाई 0 टू पाई, 1 बाई कास क्या होता है, सेक स्क्वायर, 1 बाई कास सेक स्क्वायर लगा सेक स्क्वायर, ए स्क्वायर कास स्क्वायर से कास स्क्वायर कैंसिल आउट प्लस बी स्क्वायर साइन बाई कास हम जानते हैं tan स्क्वायर लगा है तो tan स्क्वायर एक्स, और आगे dx। आगे बढ़ते हैं, 2i इक्वल टू पाई 0 टू पाई, ये वाला हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स और अपान में ए स्क्वायर प्लस बी tan एक्स का होल स्क्वायर। अब आपको क्या कहानी समझनी है, कहानी सवाल में थोड़ा सा ध्यान देना है। ऐसे अगर लिमिट ना होती तो हम जानते हैं इस बी tan एक्स को मानेंगे तो अभी सेक स्क्वायर आएगा, पर बेटा उसमें जब हम लोग लिमिट की बात करने लगेंगे तो 0 पर हमारे पास जो लिमिट आएगी वह भी 0 आएगी, और पाई पर भी दोनों लोअर और हाईएस्ट लिमिट सेम हो जाएंगी। तो इस प्रश्न में क्या करना है, जो ये पूरा फलन है सेक स्क्वायर एक्स अपान इतना, ये आपके लिए अगर एफ एक्स है, एफ एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स बटा ए स्क्वायर प्लस चाहे बी स्क्वायर tan स्क्वायर एक्स मानो चाहे बी tan एक्स का होल स्क्वायर मानिएगा, बी tan एक्स का होल स्क्वायर। इससे अगर हम लोग क्या निकालने का प्रयास करें, एफ पाई माइनस एक्स, पाई माइनस एक्स का मतलब जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पाई माइनस एक्स, तो सेक स्क्वायर पाई माइनस एक्स ए स्क्वायर प्लस बी tan पाई माइनस एक्स का स्क्वायर। कुल मिलाकर हमारे कहने का मतलब क्या, एफ पाई माइनस एक्स, ये जो स्क्वायर फंक्शन लगा है यहाँ भी आपके पास स्क्वायर है, तो इसकी वैल्यू ठीक ठीक अभी आ जाएगी सेक स्क्वायर एक्स अपान में ए स्क्वायर प्लस बी tan एक्स का होल स्क्वायर, यानी एफ पाई माइनस एक्स की वैल्यू भी एफ एक्स के इक्वल आएगी। तो जब इस प्रकार का काम होता है तो हमें समझना क्या होगा कि वह एक आपका समफलन है। तो समफलन में क्या होता है, 0 टू 2a एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 2 0 टू a या फाप एक्स डी एक्स होता है। तो चलिएगा इसमें 0 टू 2a का प्रारूप जरा बनाते हैं, 2i इक्वल टू पाई 0 टू 2 इंटू a का मतलब पाई बाई 2, ये 2 से आपके पास गुणा किया गया है और 2 से भाग किया गया है, और आगे सेक स्क्वायर एक्स अपान ए स्क्वायर प्लस बी tan एक्स का होल स्क्वायर dx। आगे बढ़ाएंगे बात को, तो 0 टू 2a जब आपके पास समफलन होता है तो 2 0 टू a होता है, तो 2i इक्वल टू पाई पहले से लिखा है, 0 टू 2a इक्वल टू 2 0 टू पाई बाई 2, और आगे फंक्शन है सेक स्क्वायर एक्स बटा ए स्क्वायर प्लस बी tan एक्स का होल स्क्वायर dx। अब आप इसमें क्या करेंगे, बी tan एक्स को लेट कर देते हैं तो हमारा ऊपर वाला आ जाएगा। चलिएगा देखते हैं, इसके बाद जरा आगे को बढ़ाते हैं। तो 2i इक्वल टू क्या लिखा है, बी tan एक्स जो हमारे पास लिखा उसको हम लेट कर लेते हैं, बी tan एक्स इक्वल टू टी, इसका डिफरेंशिएट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में हम, तो बी tan का अवकलन हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, टी का हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स। यहाँ से चाहे तो हम सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स पूरा बचा लें या केवल डी एक्स बचा सकते थे, इक्वल टू डी टी बाई बी। अगर हमारे पास
समाकल गुणांक चेंज हुआ है तो उसकी सीमाएं भी बदलेंगी। तो सीमाओं को बदलने के लिए क्या काम करते हैं, एक बार 0 पर देखते हैं क्या आता है और एक बार π/2 पर देखते हैं कि क्या आने वाला है। तो लिखते हैं कि जब x बराबर 0 तो वैल्यू पुटअप करिएगा b इंटू tan 0 इक्वल टू टी। b tan 0 का मान 0, यानी इस दौरान x के 0 पर t भी 0 होगा। नेक्स्ट हम चेक करेंगे x बराबर π/2 पर हमारा t कितना आता है। जब x बराबर π/2 तो b tan π/2 x की वैल्यू इक्वल टू 2। अब ये tan 90 बना, tan 90 की वैल्यू इन्फिनाइट होती है, इन्फिनाइट को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इन्फिनाइट ही रहेगा, यानी इस पर वैल्यू इन्फिनाइट आ चुकी है। तो जब आपने समाकल गुणांक को बदला है, दूसरे चर में प्रतिस्थापित किया है, तो आपको ये लिमिट नहीं मिली है, अब आप इसमें रखवाएंगे अपने मान में 2i इक्वल टू पाई इंटू 2 लिखा है, यानी 2π। 0 पर लिमिट 0 आई है, π/2 पर इन्फिनाइट आई है, सेक स्क्वायर एक्स dx को आपने dt/b बनाया है और अपान में a स्क्वायर, ये वाला आपके पास a स्क्वायर पहले से है, प्लस b tan x को आपने t माना है तो t स्क्वायर। अब b आपका कांस्टेंट है, आप चाहें तो अलग कर दीजिएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो भी सकता है। i इक्वल टू π/b ये वाला 0 टू इन्फिनाइट dt/a स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। a स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर हमारे समाकलन का डायरेक्टली फार्मूला है, a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इक्वल टू 1/a tan इनवर्स x अपान a होता है। तो यहाँ हो जाएगा i इक्वल टू π/b 1/a tan इनवर्स x का मतलब है बेटा हमारे पास t अपान है और 0 टू इन्फिनाइट, बस लिमिट रख देते हैं π/b 1/a, एक बार tan इनवर्स t का मान इन्फिनाइट भरेंगे इन्फिनाइट/a और माइनस आपके पास 1/a कॉमन ले लिया हमने, tan इनवर्स t अपान a माइनस tan इनवर्स 0/a यानी 0 हो जाएगा, 1/a दोनों के साथ, π/b 1/a। इन्फिनाइट को अभी मल्टीप्लाई किया था तो इन्फिनाइट है, इन्फिनाइट को ऐसे डिवाइड करेंगे तो भी इन्फिनाइट रहेगा और आगे माइनस के tan इनवर्स 0 लिखा है, तो tan इनवर्स के आगे 0 लिखा है, कितने की वैल्यू होती, tan 0 की वैल्यू होती। π/b ये 1/a, ऐसे tan इनवर्स के आगे जो इन्फिनाइट लिखा है कितने का मान होता है, tan 90 का मान, 90 को π/2 लिखेंगे, tan इनवर्स tan थीटा बना रहा है, tan इनवर्स tan थीटा इक्वल टू थीटा होता है यानी 0, π/b ये 1/a tan इनवर्स आप tan थीटा इक्वल टू थीटा π/2, 0 की कोई वैल्यू नहीं, तो π/ लाइन से लिखेंगे 2ab। तो इस प्रश्न का जो जवाब आएगा हमारे पास 9 में का इसका जो मान बताने के लिए कह रहा था वो कितना आ जाएगा, पाई और पाई का मल्टीप्लाई हो जाएगा π²/2ab आएगा। यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। हम लोग इस सेट के आखिरी प्रश्न पर बात करने वाले हैं, खा नंबर 0 टू π/2 sin 2x tan इनवर्स sin x dx को प्रूफ करना है कि π/2 -1 के इक्वल आ जाए। तो चलिएगा इस आखिरी प्रश्न को देखते हैं जरा। खा नंबर 0 टू π/2 sin 2x tan इनवर्स और sin x dx लिखा है, लाने वाला आपको π/2 -1 यहां लिख दिया है। LHS लिया है हम लोगों ने, इस प्रश्न को जो LHS लिया है इसको हम लेट कर लेते हैं कि कितने के इक्वल है, i के इक्वल है। यहां से समझ में आ रहा है कि tan इनवर्स के आगे बेटा sin x लिखा है, तो क्यों ना हम sin 2x को ब्रेक कर लें, 0 टू π/2 sin 2 का फार्मूला होता है 2 sin x इंटू cos x और आगे tan इनवर्स ऑफ sin x और dx। आप क्या समझ में आने लगा है कि tan इनवर्स के आगे जो sin x लिखा है इसे लेट करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन cos x आ जाएगा, तो लेट sin x इक्वल टू t, इसका अवकलन करते हैं, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या होगा, sin का जो अवकलन होता है वो cos x हो जाएगा, t का x के सापेक्ष, x के सापेक्ष है, x के सापेक्ष जब अवकलन करेंगे तो इसका dt/dx हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई से cos x dx बराबर dt हो जाएगा। अब हमने चर बदला है तो इसका मान भी बदलेगा, तो मान बदलने के लिए क्या करते हैं, सीमाओं के मान, जब x बराबर 0 तो यहां से देखते हैं कि t के रूप में क्या आने वाला है,
साइन x की जगह 0, यहाँ t साइन 0 का मान कितना होता है 0, तो t 0 यानी x के 0 पर t भी 0 आया है। अब करते हैं कि जब x बराबर π/2 तो साइन यहाँ रखेंगे π/2 इक्वल टू टी, साइन 90 का मान 1 तो t का मान 1 चलेगा। सीमाओं को बदल लिया है, यहाँ पर वैल्यू को पुटअप करेंगे। 0 पर t भी 0 आया है, π/2 जब x में था तो t में 1 आया है, 2 रहेगा। साइन x को t माना है, cos x ये वाला और यहाँ का dx, cos x और dx का मान dt, इतना ये और ये मिला के dt हो जाएगा। और आगे tan इनवर्स साइन x को आपने t कहा है। एक काम कर लेते हैं हम लोग, ये दो कांस्टेंट है तो अलग बुला लेते हैं। 2 लिमिट से पहले 0 to 1 आपके पास t और फिर आगे tan इनवर्स t और आगे dt। t tan इनवर्स t दोनों t के रूप में फंक्शन है। इनवर्स का समाकलन होता नहीं, आता नहीं है, इसका अलग से निकालना पड़ता है। तो जिसका हम लोग समाकलन नहीं जानते उसको अवकलन के लिए रखना पड़ता है डायरेक्ट में। तो अवकलन के लिए मतलब इसको फर्स्ट मानेंगे और इसको सेकंड मानेंगे। तो i इक्वल टू 2 समाकलन करते हैं, पहला वाला यानी tan इनवर्स t, दूसरे का समाकलन करेंगे t dt और माइनस पहले का अवकलन मतलब d/dt आप tan इनवर्स t और दूसरे का समाकलन t dt, देन पूरे का समाकलन। अभी हम लोग क्या करते हैं, चाहे सीमा इकट्ठा यहां भर देते हैं या तो बाद में भर लेंगे। i इक्वल टू 2 tan इनवर्स t रहने दीजिएगा और दूसरे का जो ये t है t का समाकलन हो जाएगा t²/2। tan इनवर्स t का जो डिफरेंशिएशन होता है 1/1 + t² होता है और इस t का इंटीग्रेशन अभी जाने थे t²/2 होगा और आगे dt। फिर क्या करते हैं, ये वाला 2 रहेगा, इसको आप चाहें तो t²/2 को पहले लिख सकते हैं tan इनवर्स t, माइनस ये वाला आपके पास 1/2 अलग हो जाएगा, इसको आप लिख सकते हैं t²/1 + t² और इसके बारे में हम लोग जानते हैं अंश और हर दोनों समघात हैं। तो यहाँ एक काम करना पड़ेगा, या तो आप हर वाले अंश में भाग कर दीजिएगा या तो यहाँ शॉर्टकट लगा दीजिएगा। 2t²/2 tan इनवर्स t माइनस एक जोड़ दीजिएगा और एक घटा दीजिएगा तो उसका समाकलन हो जाएगा 1 + t² - 1/1 + t² और dt। फिर क्या है 2t²/2 tan इनवर्स t रहने देते हैं माइनस 1/2, इस 1 + t² को जब हम 1/t² के साथ डिवाइड करेंगे 1 आएगा, इस 1 को करेंगे 1/1 + t² और आगे हमारे पास dt लिखा है तो 2 रहने दीजिएगा। ये वाला t²/2 tan इनवर्स t माइनस 1/2, इसका क्या करना है 1 का t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है तो t आएगा, 1/1 + t² का t के रिस्पेक्ट में करना है tan इनवर्स t आ जाएगा। अभी हम लोगों ने एक काम छोड़ करके किया था, ये जो सीमा थी इसको छोड़ दिया था, तो यहाँ पर बिना सीमा के इस प्रश्न को हल किया था। तो एक काम कर सकते हो, यहाँ से आप इस तरह ले सकते हो कि लेट जो i था हमारा उसमें अभी हम लोग सीमा को हटा कर किया था तो 202t tan इनवर्स t ऐसे लिख दीजिएगा एक बार। अब हम लोग क्या करने वाले, सीमा लगाने वाले हैं। तो अब जो i आपके पास प्रश्न था, अब i बराबर 2 सीमा सहित 0 to 1 t tan इनवर्स t का मान बताने वाले हैं। तो कितना आने वाला, जितना ये वैल्यू आई है 2t²/2 tan इनवर्स t और माइनस हाफ, आप पहले भी यहाँ पर सीमा रख सकते थे, हाफ t माइनस tan इनवर्स t। जब आपने सीमा लिया तो इसका पूरा जब इंटीग्रेट हो गया है तो इसमें हमारे पास सीमा थी 0 to 1। एक बार हाईएस्ट लिमिट 1 भर देते हैं और एक बार लोअर लिमिट 0 भर देते हैं और हमारा उत्तर आ जाएगा। तो 2 को 2 रहने देते हैं, ये वाला 1/2 tan इनवर्स 1 हो जाएगा, माइनस 1/2 ये वाला 1 माइनस के tan इनवर्स 1 आ जाएगा। अब क्या करते हैं, ये 0 के लिए बात करेंगे तो यहाँ t है तो 0 हो जाएगा, यहाँ भी t है तो 0, tan इनवर्स 0 का मान 0 होता है, उसको छोड़ देते हैं, लोअर लिमिट के लिए काम खत्म है। अब आगे बात को जरा बढ़ाते हैं, एक लाइन के लिए और काम करते हैं। i इक्वल टू
2 रहने देते हैं, 1/2 tan इनवर्स के आगे 1 लिखा है, 1 हमारे tan के किसी का मान होता है, tan 45 का मान, tan π/4 लिखेंगे, -1/2 और अंदर ये 1 tan इनवर्स 1 फिर लिखा है, 1 हमारे tan 45 का मान है, 45 का मतलब π/4, फिर कितना हो जाएगा 2, 1/2 tan इनवर्स ऑफ tan थीटा इक्वल टू थीटा, थीटा माने π/4, 1/2 1 माइनस tan इनवर्स ऑफ tan थीटा इक्वल टू थीटा यानी π/4, ये 2 रहेगा, ये π/8 रहेगा, ये 1/2 रहेगा, ये π/8 रहेगा, ये 2 π/8 और π/8 मिला के 2 π/8 हो जाएगा, -1/2, 2 π/8 में से 2 को 8 से कैंसिल आउट कर देंगे तो π/4 हो जाएगा, -1/2, या करके 2 अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो i बराबर जो आएगा वो π/2 और 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, -1। यही हमको इस प्रश्न में हमारे प्रूव करना था। उम्मीद है कि ये सेट आपको समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें, और अन्य वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।